ठकुराइन जी की तबीयत ठीक नहीं है। मयूरी ने नजरें झुकाकर कहा। माँ, क्या हुआ माँ को? वो बिना जूते पहने ठकुराइन के कमरे की ओर भागा था, जहाँ वो बिस्तर पर अर्ध बेहोशी की हालत में थी। वैभव ने 1 मिनट की देरी किए बिना उन्हें अस्पताल पहुँचाया। शुक्र मनाइए आप इन्हें समय पर ले आए, वरना इनका ब्लड प्रेशर बेहद खतरनाक हद तक बढ़ गया था। ऐसी हालत में कोई अकेला हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ख्याल रखिए इनका। डॉक्टर वैभव को तसल्ली देकर जा चुका था, जबकि उसकी आंखों के सामने शिखा का चेहरा घूम गया था। वो खून में लथपथ थी, उसके माथे पर गहरी चोट आई हुई थी। वो उसे ऐसे ही जख्मी हालत में तहखाने में छोड़कर आ गया था। अगर उसे कुछ हो गया तो खून ज़्यादा भी बह सकता है उसका, और खून ज़्यादा बहने की वजह से उसकी जान भी। दिल ने जोर से इनकार किया। नहीं, उसे इतनी जल्दी मरने नहीं दे सकता। पूरे खानदान को तड़पा तड़पा के मारूंगा। वो दिल ही दिल में सख्ती से सोचता हुआ माँ की ओर मुड़ा, जो उस वक्त दवाइयों के असर में सो रही थीं। आंटी कैसी हैं अब? अंदर आते प्रभात चौधरी ने मयूरी से पूछा। अब बेहतर हैं, पर दवाइयों के असर में है। मयूरी ने सर झुकाकर अपने भाई को जवाब दिया, तो वो माथे पर बल डालते हुए गहरी सांस ले गया। वैभव ठाकुर अंदर ही है? अगला सवाल आया था। जी भाई, मयूरी ने छोटा सा जवाब दिया। तो तुम भी अंदर जाओ, यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? वो करख्त लहजे में बोला तो मयूरी सहमकर अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही वैभव बाहर आ गया। प्रभात चौधरी को देखते ही वैभव ने होंठ भींचे। जब कुणाल ठाकुर की मौत हुई तो उस वक्त मैं यहाँ पर नहीं था, किसी दूसरे देश में था। बहुत अफसोस हुआ भाई कि कुणाल अचानक चला गया। प्रभात ने आगे बढ़कर वैभव को गले लगाया, लेकिन वैभव ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अफसोस का लम्हा तो अब उनके लिए रहेगा जिसने मेरे भाई को मारा। जब तक उसके गुनहगारों को सजा नहीं दिला देता, न खुद चैन से बैठूंगा न किसी और को बैठने दूंगा। प्रभात उसकी आंखों में एक जुनून सा देख रहा था। तभी उसे विष्णु ठाकुर आता दिखाई दिया। ठाकुर जी, वो लड़की, माँ को घर लेकर जाना है। जरा सी भी लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे तुम? वो विष्णु ठाकुर की बात को टोकता हुआ सख्त लहजे में कहते हुए लंबे लंबे कदमों से वहां से चला गया। किस लड़की की बात कर रहे थे तुम? प्रभात चौधरी ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। आप खुद ही ठाकुर जी से पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, विष्णु ठाकुर ने संजीदगी से जवाब दिया और फिर वार्ड की ओर कदम बढ़ाए। यहीं बाहर रुको, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन अंदर ही है। तुम्हें वैभव ठाकुर ने बहुत सिर चढ़ा रखा है। ये तुम्हारे भले में होगा कि तुम डेरे तक ही सीमित रहो। घरेलू मामलों में दखल देने की ज़रूरत नहीं। प्रभात चौधरी ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए विष्णु ठाकुर को घूरते हुए कहा। मैं ठाकुर जी के हर हुक्म के आगे सर झुकाता हूँ, उनके अलावा किसी और के सामने नहीं। विष्णु ठाकुर भी जवाब देता हुआ पीछे हट गया। जो भी था वो इतना तो जरूर जानता था कि ठाकुर और चौधरी दोनों ही कबीले अपनी अपनी औरतों के मामले में बहुत ज़्यादा सख्त थे। जैसे ही उसे होश आया, उसने खुद को एक नरम मुलायम बिस्तर पर पाया। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, जबकि दाएं हाथ पर कैनुला लगा था। नज़र सीधी उस ड्रप पर चली गई जो उसके हाथ में लगे कैनुले से जुड़ी थी। शिखा ने सिर पकड़ते हुए पूरे कमरे की ओर नज़र दौड़ाई तो सामने ही सोफे पर बैठा वैभव ठाकुर नजर आया, जिसकी ठंडी निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं। धन्नो मासी, अचानक वो धारते हुए नौकरानी को आवाज़ें लगाने लगा। शिखा डरकर उठकर बैठी। जी ठाकुर साहब। वो सिर झुकाए अंदर आई। खाने का इंतजाम करो इसका, फौरन। वो बिना पलक झपकाए शिखा को देखते हुए नौकरानी से बोला। नौकरानी तुरंत वहीं से वापस चली गई। शिखा ने उसकी इतनी कृपा पर हैरानी से उसकी ओर देखा था। तभी नर्स अनुमति मांगते हुई अंदर आई और ड्रिप हटाकर चुपचाप बाहर चली गई। तुम भी सोच रही होगी कि वैभव ठाकुर के दिल में रहम कहाँ से आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसके पास बिस्तर पर घुटना टिकाते हुए थोड़ा सा आगे की ओर झुका। वो पीछे की ओर सरक गई। आज के बाद जो तुम्हें सजाएं मिलनी है, उसके लिए तुम्हारे शरीर में जान होनी चाहिए कि उन्हें सह सको। उसके गाल पर हल्के से थपकी देते हुए वो उसके कान में फुसफुसाया और तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दो तुम्हारा भाई किशोर कहाँ है, वरना बहुत बुरा बर्ताव करूँगा। और फिर तुम बताना भी चाहोगी तो मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा। वैभव ने एक आखिरी मौका दिया था उसे। प्लीज़ मुझे मार दो बदले में, लेकिन उसे छोड़ दो। वो तो तुम्हें सज़ा चाहिए तो ठीक है, कल हमारा विवाह होगा, उसके बाद तुम्हारी सज़ा शुरू। क्योंकि वैभव ठाकुर
पर स्त्री को छूना भी पाप समझता है। लेकिन विवाह उपरांत तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। उसके बाद मैं तय करूंगा कि तुम्हें कौन सी सजा देनी चाहिए। उसकी बात पर वैभव ने उसे बालों से पकड़ते हुए सख्त लहजे में कहा था, जबकि उसकी सिसकी पर अनायास ही उसकी पकड़ ढीली पड़ गई थी। वो उसे वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। वो बेहद बेचैनी की हालत में था। इलाके का पूरा कोना कोना छान मारा था, लेकिन किशोर का कहीं पता नहीं चल रहा था। उसके हाथ में मोबाइल था, जिसे देखते ही कुणाल की आखिरी कॉल उसे याद आई थी। कहाँ हो इस वक्त तुम? भाई, मैं और किशोर यहाँ इलाके के दक्षिणी एरिया में घूम रहे हैं। मेरी गाड़ी क्यों लेकर गए थे, वो भी बिना ड्राइवर के? वैभव सख्त लहजे में बोला। सॉरी भाई, कुणाल ने कान पकड़ते हुए कहा। वैभव अंदाजा लगाते हुए मुस्कुराया। अपने इलाके से दूर जा रहे हो तुम, बेहतर होगा अपने इलाके तक ही सीमित रहो। वैभव ने उसे चेतावनी दी। अरे क्या कर रहे हो किशोर, नीचे करो, चल जाएगी। अचानक कुणाल की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी तो वो बुरी तरह घबराया। क्या क्या चल जाएगी? क्या है उसके हाथ में? हेलो कुणाल, कुणाल हेलो। और वो बस हेलो हेलो करता रह गया। लेकिन तब तक कॉल कट गई। वैभव ने आंखें बंद करते हुए अपने होंठ कसकर भींच लिए। अब उसे एहसास हो रहा था कि कुणाल गोली चलने की बात कर रहा था, जो कि किशोर के हाथ में थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था किशोर कुणाल के साथ था। शिखा उसकी बहन वहां कैसे पहुंची वो ये नहीं जानता था। और फिर किशोर को वहां से हटाकर उसका इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, अपने भाई को बचाने के लिए। वैभव को एक बार फिर गुस्सा आने लगा। मैं बिना किसी रिश्ते के तुम्हें छू भी नहीं सकता। चाहूँ तो 1 मिनट के अंदर अंदर तुम पर ऐसी सजाएं लागू करूं कि तुम मौत की भीख मांगो, लेकिन अब तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। बहुत शौक है ना तुम्हें सजा भुगतने का? अब वैभव ठाकुर देगा तुम्हें सजा। जस्ट वेट एंड वॉच। वैभव, ये कौन है? ठाकुराइन जी ने अपने कमरे में वैभव के साथ एक लड़की को आता देखकर हैरानी से बिस्तर से उठते हुए पूछा। माँ, आपके बेटे कुणाल की गुनहगार है ये। इसका कहना है इसने ही कुणाल पर गोली, जबकि इसकी नाजुक कलाइयाँ एक पत्थर तक उठाने के काबिल नहीं। वो न जाने क्यों उससे मंदिर में जाकर चुपचाप शादी करने के बाद उसे अपनी माँ के पास ले आया था। वो क्या कहना चाह रहा था शिखा समझ नहीं पा रही थी। तुमने मेरे कलेजे के टुकड़े को मारा। ठाकुराइन जी की आंखें फिर से भीगने लगी थीं। शिखा ने अपनी आंखों में बहने वाले आंसुओं को पीछे धकेलते हुए सिर नामे हिलाया। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मेरे बच्चे से? बोलो, जवाब दो। वो अपने बिस्तर से उठती उसे झंझोड़ते हुए पूछने लगी। शिखा का तो सांस ही अटक गया था। उसे समझ नहीं आया कि उन्हें क्या जवाब दे। मेरे बच्चे को मारने से पहले तुम्हारा हाथ नहीं कांपा? तुम्हारा दिल नहीं कांपा? क्यों किया तुमने ऐसा? वो रोते हुए लगातार चिल्ला रही थी। वैभव ठाकुर ने उन्हें आगे बढ़कर संभाला। मामा, संभाले खुद को, आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। नहीं वैभव, छोड़ो मुझे, मैं इस लड़की को मार दूंगी। इसने हमारे बच्चे की जान ली है। ठाकुराइन के कांपते हाथों ने शिखा की गर्दन को छुआ था तो वो चुपचाप आंखें मीच गई और उसकी हठधर्मी पर वैभव ठाकुर के माथे पर बल पड़ गए। ठाकुराइन जी को लिए वो पीछे की ओर हटा और उन्हें अपने सीने से लगाते हुए थपकी देने लगा। इस लड़की को बोलो यहाँ से चली जाए, न जाने मैं इसका क्या कर डालूंगी। उन्होंने गम और गुस्से से रोते हुए कहा। निकलो इस कमरे से बाहर। वैभव ठाकुर ने ऊंची आवाज में उसे दहाड़ते हुए कहा तो वो सहम कर पीछे होती हुई कमरे से बाहर निकलकर भागी थी। इतनी बड़ी हवेली थी, वो नहीं जानती थी कि कहाँ से कहाँ भागी जा रही है। उसे लगा वो हवेली से बाहर निकल जाएगी, लेकिन तभी अचानक किसी के सामने आ जाने से उसके कदम रुके थे। गहरे सांस भरते वो सामने खड़े व्यक्ति को देख रही थी, जिसकी आंखों में शिखा को हवस सी दिखाई दी थी। वो 2 कदम पीछे हटी। कहाँ भाग रही थी? जानती भी हो तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई के साथ वैभव ठाकुर ने क्या किया है? शिखा की आंखों में आंसू आ गए। वो जरा सा झुका था। तुम्हें अपने भाई का बदला उतारने के लिए ले आया, जबकि तुम्हारे भाई और माँ को भी मार डाला। उस शख्स की बातों पर शिखा का दिल सूखे पत्ते की तरह बुरी तरह कांपा था। ये सच था, वो उससे बदला उतारने के लिए ही तो लाया था और वो खुद को इस सजा के लिए उसके हवाले भी कर गई थी, सिर्फ अपने भाई को बचाने की खातिर। शिखा ने सख्ती से आंखें मींची। याद रखना, ये शादी मैं तुमसे बदला लेने के लिए कर रहा हूँ, तो किसी भूल में मत रहना कि तुम्हें अपने भाई का कातिल समझकर सजा दूंगा, क्योंकि कत्ल तुम्हारे भाई ने किया है। जिस दिन उसे उसके किए की सजा दूंगा उस दिन तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन तब तक अपने जुल्मों सितम के दिन भी गिनती शुरू कर दो। शिखा ने खिंचकी ली थी।
वो शख्स जा चुका था। शिखा ने सब तरफ निगाह दौड़ाई, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। मेरी माँ, मेरा भाई, तुमने उन्हें मार दिया वैभव ठाकुर। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो गुस्से से पागल होती पलटी तो सामने खड़े वैभव ठाकुर के सीने से टकराती सीधी पूल में जा गिरी। पूल का ठंडा पानी उसे चेहरे तक अपनी आगोश में ले गया। वो ठंडे यख पानी में हाथ पैर मार रही थी, लेकिन वैभव ठाकुर बहुत शांत अंदाज में खड़ा था, अपनी कमर पर हाथ बांधे, और उसे पानी में हाथ पैर मारते देख रहा था। पूल ज़्यादा गहरा नहीं था, लेकिन उसके पैर नीचे तक लग ही नहीं रहे थे और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी। उसकी नाक और मुंह में अब पानी भी भरने लगा था और उसका सांस फूल गया। वैभव ठाकुर ने आगे होते पंजों के बल बैठते उसको कलाई से थामकर बाहर खींचा था और उसे वहीं बिठा दिया। वो गहरे सांस भरती उसके सीने पर हाथ रख गई, जो उसे कहर बरसाती निगाहों से देख रहा था। मुझे लगा माँ के पास जाके तुम अपने भाई के जुर्म का इकरार कर लोगी, बता दोगी उन्हें, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरे प्यार की कही भाषा समझ ही नहीं आती। अब तुमसे तुम्हारी ही भाषा में बात करूँगा। वो गुस्से से माथे पर बल डाले बोलता उसे वापस पानी की तरफ धकेलता पीछे की ओर होने लगा कि शिखा ने उसके कॉलर को कस के पकड़ा कि वो भी उसके साथ पूल में जा गिरा। शिखा ने एक लम्हे को उसे नहीं छोड़ा। पानी से बाहर सर निकालते वो अपने बालों को झटके से पीछे करने लगा, जबकि शिखा उसके सीने में बाहें डाले खुद को पानी की गहराई में जाने से बचा रही थी, जबकि उसके जिस्म की नाजुक सी रौनकें कुणाल ठाकुर को बुरी तरह झंझोड़ गई थीं। कुछ पलों का खेल था, दोनों की नज़रों का टकराव हुआ था और दोनों ही एक दूसरे की संगत में बुरी तरह फंसे हुए थे। वैभव ठाकुर ने फौरन खुद पर काबू पाते उसे कमर से थामा तो वैभव का दिल बुरी तरह उसकी नाजुक कमर पर मचला था। उसे पूल से बाहर बिठाते हुए उसके सामने खुद पूल में ही खड़ा वो उसके गहरे गहरे सांस भरते चेहरे को देखता मुग्ध हुआ था। वह इन लम्हों की कैद में नहीं पड़ना चाहता था। गहरी सांस भरते हुए एकदम से पीछे होता, वो तैराकी करता उससे काफ़ी दूर निकल गया। शिखा ठंड से कांपते हुए उसे तैराकी करता देख रही थी, जो माहिर तैराक की तरह पानी में तैर रहा था। शिखा का जी चाहा उसी पानी में उसे डुबो डुबो कर मार दे, पर वो बस ये सोच ही सकी। एकदम झटके से वो सामने आता उसे डरा गया था। वो पीछे हटी और अपनी जगह पर खड़ी होती अपने आप को दोनों बाजुओं से कवर करती वैभव ठाकुर को जख्मी नज़रों से देखने लगी, जो अब बाहर आता उसकी कलाई को सख्ती से थामे अपने कमरे की ओर बढ़ा था। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? वो अपना आप छुड़ाती उसके साथ घसीटती चली जा रही थी, जो उसे कमरे में ले आता है और बिस्तर पर बुरी तरह पटक देता है। दरवाज़ा लॉक करते हुए वो अपनी शर्ट के बटन एक झटके से तोड़ते हुए शर्ट को उतार गया। शिखा का तो सांस ही अटक गया था। नहीं, करीब मत आना, वो चिल्लाई, लेकिन वैभव ठाकुर ने उसके जबड़े को सख्ती से दबोचते हुए उसे अपने सामने खड़ा किया और उस पर झुका। खबरदार, जरा सा भी सिसकी तो सांसें खींच लूँगा तुम्हारी। वो बुरी तरह धाड़ा था। शिखा ने उसकी लाल अंगारे जैसी आंखों में झांका तो खुद में डर के मारे सिमट गई। आपने मार दिया मेरे भाई को, मेरी माँ को मार दिया ना आपने। जंगली हो आप, क्यों किया आपने ऐसा? मैंने कहा था ना अपने भाई का बदला अब मुझसे ले लें, मेरे शरीर से मेरी सांसें जुदा कर दें, लेकिन मेरे भाई और मेरी माँ से कुछ मत कहना। लेकिन तुम जंगली हो, पत्थर दिल हो, तुमने उन्हें मार दिया और अब भी तुम्हारा दिल नहीं भरा, तुम्हारे अंदर बदले की आग शांत नहीं हुई। अब मुझे रखेल बनाकर। चटाक वैभव ठाकुर ने न चाहते हुए भी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। वो मुंह के बल तकिए पर जाकर गिरी। वैभव ठाकुर गुस्से से पीछे हटा, लेकिन फिर अगले ही पल उसे बालों से पकड़ते हुए उसका चेहरा अपनी ओर किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने लिए ये शब्द इस्तेमाल करने की? उसकी गुस्से से जलती आंखें और फूलते हुए सांसें शिखा को कुछ भी कहने से रोक गई थीं। उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे, जो वैभव ठाकुर के गुस्से को साफ बता रहे थे। अगर यही सब करना होता ना तुम्हारे साथ तो शादी करता तुमसे, हवेली लेकर आता। वो गुस्से के मारे दहाड़ था तो शिखा ने डरते हुए अपनी आंखें मींच लीं। 2 मिनट में तुम्हारी धज्जियां बिखेर के रख देता। शिखा, वैभव ठाकुर, कौन रोकता मुझे? अगर इतना ही जंगली होता तो अब तक तुम्हारा ये नाजुक बदन बचा नहीं होता। अब की बार झटके से उसने उसे छोड़ा था। वो सिर्फ उसे डराना चाहता था कि वो अपने भाई का पता उसे बता दे, वरना वो उसके करीब भी आने का इरादा नहीं रखता था। जबकि शादी के पीछे भी एक बहुत बड़ी खास वजह थी। अपने गीले बालों में हाथ फिराता वो कमरे में चक्कर काट रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर विष्णु की कॉल आने लगी। वैभव ठाकुर ने आगे बढ़कर तुरंत कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से जो कहा गया उसे सुनकर वैभव ठाकुर ने होंठ भींचे थे।
मैं आ रहा हूँ, कहते हुए मोबाइल पर कॉल काट के सोफे पर फेंक दिया। तुम्हारा भाई पकड़ लिया गया है, अब तुम देखना क्या हाल करता हूँ मैं उसका। वैभव ठाकुर गुस्से से कहते हुए बाथरूम में घुस गया। शिखा गहरे सांस भरती किशोर का सोच कर तड़पती रह गई। मतलब वो जो कोई भी व्यक्ति था उसने झूठ बोला था कि वैभव ठाकुर ने किशोर और मेरी माँ को मार डाला। वो जिंदा है। शिखा के अंदर ये सोच कर ही जीने की एक उम्मीद सी पैदा हो गई थी, लेकिन फिर अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा था। वैभव ठाकुर इस वक्त बहुत गुस्से में था और अब वो पता नहीं किशोर और उसकी माँ के साथ क्या क्या नहीं करता। मैं वैभव ठाकुर को नहीं जाने दूंगी, कुछ भी हो जाए मैं उसे अपने भाई को मारने नहीं दूंगी। शिखा अपनी जगह से उठते हुए कमरे में मौजूद दराजों में कुछ तलाशने लगी, कुछ भी ऐसा जिससे उसकी मदद हो जाए और वो वैभव ठाकुर को जाने से रोक सके। और फिर उसे एक दराज में से अपनी मकसद की चीज़ मिल गई थी। ये एक तेज धार वाला चाकू था। इससे पहले कि वैभव ठाकुर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता, वो दराज बंद कर गई और वापस बिस्तर पर आकर बैठ गई, लेकिन डर और जल्दबाजी की वजह से चाकू न निकाल सकी थी। वैभव ठाकुर बाहर निकला तो उसे बिस्तर पर उसी हालत में देखकर ठिठका था, लेकिन फिर नज़रअंदाज करते हुए अपने गीले बालों को हाथों से सहलाते हुए वो मोबाइल और कार की चाबी उठाता चुपचाप बाहर की ओर निकल गया। लेकिन जाने से पहले उसने दरवाज़ा लॉक करना नहीं भूला था। उसके जाते ही शिखा ने जल्दी से दराज से वो चाकू निकाला और अपने आंसू पोंछते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। वो इधर उधर देखती तड़पी। तभी उसे वैभव ठाकुर की कार के स्टार्ट होने की आवाज़ आई तो वो जल्दी से भागकर विंडो के पास आई थी। नहीं, ये मेरे भाई को कुछ नहीं कर सकते। ठंड से कांपती शिखा ने अपने गीले कपड़ों की ओर देखा और फिर अलमारी खोली। वहाँ सब मर्दाना सूट थे। फिर वहीं से वैभव ठाकुर की एक गर्म शॉल निकाली और खुद पर अच्छे से लपेट ली। अपने बालों में लगी पिन से दरवाजे का लॉक खोलने लगी। वो बचपन से ही इस काम में माहिर थी। उसे थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ये लॉक उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन गहरा सांस भरते हुए वो फिर से कोशिश करने लगी। आंखें मीचे वो लॉक को समझ रही थी और फिर एक क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। शिखा के चेहरे पर एक खुशी की चमक लहराई थी। आज भगवान भी जैसे उसके ही साथ था। वैभव ठाकुर, आज मर जाऊंगी या फिर तुम्हें ही मार दूंगी, पर अपने भाई पर आंच भी नहीं आने दूंगी। वो पूरे दृढ़ निश्चय के साथ अपने आंसू गाल से रगड़ती बाहर निकली थी। वो जानती थी इस हवेली से निकलना आसान नहीं था, इसीलिए बहुत चुपके से वो हवेली की बैक साइड पर आई थी, जहाँ सिर्फ एक गार्ड ही तैनात होता था। यहाँ से निकलना आसान था। वो गेट को बजाती कि उसे देखकर बैक गेट का चौकीदार तुरंत उसकी ओर दौड़ा था और छोटा वाला गेट खोल दिया। क्या हुआ बीबी जी, किधर को जा रहे हो? अभी वो और बात करता कि शिखा ने वो चाकू उसकी कलाई पर दे मारा। वो दर्द से तड़प गया। शिखा बिना वक्त बर्बाद किए वहाँ से जल्दी से भागी थी। उसने पीछे पलट कर भी नहीं देखा था कि वो चौकीदार उस पर पीछे से वार भी कर सकता था, लेकिन वो वैभव ठाकुर की शॉल देखकर रुक गया था। वो घर की महिलाओं पर इस तरह गोली नहीं चला सकता था। यही वजह थी कि खुद को संभालते हुए वो वक्त बर्बाद किए विष्णु को कॉल मिलाने लगा। मेरे बच्चे को छोड़ दो सरदार, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, गंगा जी बिलखते हुए बोली। वैभव ठाकुर ने एक सख्त नज़र किशोर पर डाली। एक पल को वैभव को उसमें अपना भाई, अपने जिगर का टुकड़ा कुणाल ठाकुर दिखाई दिया था। दोनों का बचपन एक साथ कटा था, एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। वैभव ने किशोर के साथ भी छोटे भाइयों वाला ही बर्ताव रखा था और आज भी जब उसने किशोर को देखा तो उसे अपने कुणाल की बहुत याद आई थी। लेकिन अगले ही पल वो सिर नामे हिलाता विष्णु से लेकर उसकी ओर बढ़ गया। मैं बेगुनाह हूँ भैया, किशोर जल्दी से बोला। वो भी कुणाल की तरह उसे भैया ही कहा करता था। तुम्हारे मुंह से ये शब्द बहुत बुरा लग रहा है। तुम पापी हो मेरे भाई के। वैभव ने गन का रुख उसकी तरफ किया था। गंगा जी ये देखकर तड़प उठी थी। मैंने नहीं चलाई थी भैया, वो जल्दी से बोला, लेकिन पलकें नहीं झपकाईं। उसकी और उसकी बहन की आंखें एक जैसी थीं, सुनहरे रंग की। वैभव ने अपने होंठ भींचे। झूठ मत बोलो, तुमने मारा है कुणाल को। अब अपनी मौत को सामने देखकर तुम झूठ बोल रहे हो। वैभव गुस्से से दहाड़ा। आपने मुझे मारना ही है भैया तो मार दें, लेकिन यही सच है, मैंने कुणाल को नहीं मारा। वो गन तो आपके पास होगी ना, आप उसे चेक कर लेते। गोली उस गन से नहीं निकली थी। किशोर की बात पर वो एकदम जैसे जलजलों की जद में आया था। उसने आंखें मींची। वो समय याद किया जब वो शिखा के हाथ से गन लेकर दीवार पर एक के बाद एक फायर कर रहा था।
6 गोलियां थीं। हाँ, पूरी 6 गोलियां थीं उसमें। मतलब उस गन से गोली नहीं निकली थी। वैभव की पकड़ अचानक ढीली पड़ी तो किशोर ने गहरा सांस लिया और बिलखते हुए माँ के सीने से जा लगा। अगर तुम सच्चे हो तो अब तक भाग क्यों रहे थे? वैभव का गुस्सा अब भी वैसा का वैसा ही तूफानी था। मैं किस किस को यकीन दिलाता? कोई भी मेरा यकीन करने को तैयार नहीं था और आपने भी नहीं करना था। मैं जानता था मरने से कुछ देर पहले आपकी कुणाल से बात हो रही थी। मेरी उसके साथ मौजूदगी से भी आप जानकार थे। मैं तो अपनी दीदी को भी यकीन नहीं दिला पाया। कितना कहा उनसे कि नहीं चलाई मैंने गोली, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे अपनी कसम देकर वहाँ से हटा दिया। पर मैं आ रहा था आपके पास। किशोर 2 कदम का फासला मिटाता उसके करीब हुआ था। मैंने अपने मन में पूरा इरादा बांध लिया था। लेकिन क्या? आगे बोलो। वैभव ने उसे बोलने के लिए उकसाया। हमें किडनैप कर लिया गया था, किशोर ने धीमे लहजे में कहा। तो वैभव ने पलटकर विष्णु की ओर देखा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। इससे पहले कि किशोर अपनी बात पूरी करता, मोबाइल पर आती कॉल देखकर वो कॉल रिसीव कर गया। वैभव ठाकुर सरदार, द रेस बिगन, वो हंसते हुए बोला था। वो लड़का ठीक कह रहा है, गोली उसने नहीं चलाई थी। पर किसने चलाई? द ग्रेट वैभव ठाकुर पता न लगा सका। चलो एक छोटा सा सरप्राइज देता हूँ तुम्हें। वीडियो कॉल पर आओ, क्योंकि सरप्राइज दिखने वाला है तुम्हें। वैभव ने जैसे ही वीडियो लिंक ऑन किया, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। सामने ही उसकी शॉल खुद पर लपेटे वो कुर्सी से बंधी हुई थी, जो कोई और नहीं बल्कि शिखा थी। प्रभात चौधरी, मैं जान ले लूंगा तुम्हारी अगर मेरी औरत को हाथ भी लगाया तुमने, वैभव चिल्लाया था। तो दूसरी तरफ शिखा, जिसके मुंह पर टेप लगी हुई थी, अपने सामने मोबाइल स्क्रीन पर वैभव को शोले बरसाती देखकर दंग रह गई थी। साकित होते वो एकटक उसे देखे गई। तेरी बीवी आज मेरी मेहमान है, अगर उसे बचाना है तो खुद को मेरे हवाले करना होगा। अपनी जान या फिर उसकी जान, किसी एक को ही बचा सकते हो, फैसला कर लो। वैभव ठाकुर, तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है। वो मोबाइल का कैमरा बंद कर चुका था। अब स्पीकर पर सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं आ रहा हूँ प्रभात चौधरी, आज तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकेगा। और याद रखना, अगर मेरी बीवी को खरोंच भी आई तो इतने टुकड़े करूँगा कि तू खुद भी गिन नहीं पाएगा। जबकि प्रभात चौधरी हंसता हुआ कॉल काट गया था। उसी शख्स ने किडनैप किया था हमें। आज ही बहुत मुश्किल से वहाँ से भागकर निकले थे हम। अब उसने मेरी बहन को, पास खड़ा किशोर सब देख चुका था। बीवी है वो मेरी, मेरे होते उसे कुछ नहीं होगा जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। विष्णु, इनकी जिम्मेदारी तुम पर है। वैभव ठाकुर ने विष्णु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। और आपको लगता है मैं आपको अकेले वहाँ जाने दूंगा? अभी तक ये भी नहीं पता चला कि वो आखिर है कहाँ। वैभव ठाकुर ने होंठ भींचते हुए कहा। पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ पर है। विष्णु ने मोबाइल आगे करके वैभव को बता दिया, जबकि नंबर देखकर वैभव होंठ भींच कर रह गया। इसका हिसाब मैं वापस आकर लूँगा। वैभव ठाकुर के कहने पर विष्णु अचानक अपना रुख मोड़ गया, जबकि वैभव अब जा चुका था। कहाँ जा रहे हो? किशोर को भी उसके पीछे दौड़ते देख विष्णु ने उसे वहीं रोका। वो मेरी बहन, उस शैतान के, घबराओ नहीं। वैभव ठाकुर के होते उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं। बीरू, इनके खाने पीने का इंतजाम करो और अम्मा जी को एक कमरे के अंदर ले जाओ, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इनका ध्यान रखना। विष्णु अपने एक वफादार साथी बीरू को समझाते हुए खुद अब वैभव ठाकुर के पीछे निकल पड़ा था। हे भगवान, मेरी बच्ची पर अपनी कृपा बनाए रखना, उसे कुछ ना हो, वो बहुत मासूम है। मेरी शिखा, भाई और माँ की खातिर खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया। गंगा जी अपनी बेटी के लिए भगवान से रो रो कर प्रार्थना किए जा रही थीं। शिखा जैसे ही हवेली से भागी थी, एक गाड़ी ने उसका रास्ता आगे से आकर रोक लिया था और पलक झपकते ही उस शख्स ने शिखा को क्लोरोफॉर्म सुंघाया और गाड़ी में डाल लिया। शिखा को वो शख्स अपने अड्डे पर लेकर आया था, जिसका पता वो अपने एक आदमी को फ़ोन पर बता चुका था। तब तक ये सब कुछ मयूरी ने सुन लिया था और मौका पाते ही मयूरी ने विष्णु को मैसेज कर दिया और प्रभात चौधरी के इस स्थान की सूचना उसे दे दी। वैभव वहाँ अब अकेला जा रहा था। ये उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि उसका सबसे वफादार साथी, उसका दोस्त, उसका बायां हाथ विष्णु ठाकुर उसे अकेला छोड़ दे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। कुछ ही देर में वो उस स्थान पर पहुंच चुके थे। जैसे ही वो अंदर दाखिल होने लगा, प्रभात चौधरी के आदमियों ने उसकी तलाशी लेते हुए सारे हथियार उससे जब्त कर लिए। वो उन्हें सब कुछ थमाता चला गया।
उसे इन चीज़ों से ज़्यादा अपनी जोर आजमाई पर भरोसा था। वह भगवान का नाम लेते हुए अंदर दाखिल हुआ, जहाँ सामने ही प्रभात चौधरी अपने निशाने पर शिखा को लिए खड़ा था। वैभव ठाकुर ने गहरा सांस लेते हुए अपनी उत्तेजना पर काबू पाया था। मेरी पत्नी को छोड़ दे प्रभात चौधरी, मैं तेरे सामने हूँ, तेरी दुश्मनी मेरे साथ है। वैभव ठाकुर ने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा, नीचे बैठ। प्रभात चौधरी ने उसे नीचे बैठने का इशारा करते हुए कहा। उस समय वो कोई पागल ही लग रहा था। वैभव ठाकुर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उस बहादुर जवान आदमी को इस तरह सामने घुटनों के बल झुकते देख शिखा तड़प उठी थी। वो सिर्फ उसकी वजह से झुक रहा था। क्यों क्यों कर रहा था वो ऐसा? शिखा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। चल बोल अब। प्रभात चौधरी बहुत ही ताकतवर इंसान है। प्रभात चौधरी के जैसा कोई नहीं। मैं डर गया उससे। वो मुझसे बहुत ज़्यादा बहादुर है। प्रभात चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि वैभव ठाकुर बिना रुके बिना डरे सब कुछ बोलता चला गया। अब बोल, मैं सरदार बनने के लायक नहीं हूँ। सरदारी तो सिर्फ प्रभात चौधरी को ही जचती है। उसकी बात पर वैभव ठाकुर ने होंठ मींचे, लेकिन वो बस उसकी ही कहे जा रहा था। प्रभात चौधरी जोर जोर से कह कहे लगाकर हंसने लगा। बस यही थी वैभव ठाकुर की दहशत, इतना ही था दबदबा। कसम खाई थी मैंने, तुझसे सरदारी हासिल करके रहूँगा, और चाहे इसके लिए मुझे तेरी जान ही क्यों न लेनी पड़े। और मैंने ऐसा ही किया। मेरा प्लान सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था, पर ठीक समय पर कुणाल तेरी कार लेकर पहुंच गया। मैंने बहुत रोका खुद को कहा, ये वैभव नहीं है, मत चला गोली। पर यह दिमाग किसी की सुनता ही नहीं। गोली अंदर और फिर सब कुछ बाहर। वो जितना धड़ल्ले से ये सब कुछ बोल रहा था, वैभव ठाकुर का बस नहीं चल रहा था कि अभी उसी वक्त उसका काम तमाम कर दे। वो गुनहगार था उसके भाई का। उसके पास इतना बड़ा दिल कहाँ से आया जो उस मासूम पर उसने निशाना लगा दिया? कितना तड़पा होगा वो। उसकी तकलीफ का सोचते हुए वैभव ठाकुर ने क्रोध की नज़र से उसे देखा था। हाँ नहीं मेरे कजन, ये गुस्सा थोड़ा बचा कर रखो। अभी बहुत से मौके बराबर होंगे, तभी तुम्हारा अंदाज अपनाना सही रहेगा। मेरी पत्नी को जाने दे। उसकी बात फिर से शिखा पर अटकी थी। हाँ क्यों नहीं, बस तुम्हें मिटाना है इस भ्रष्ट हस्ती से। फिर सरदारी भी मेरी, हुक्मरानी भी मेरी, और फिर तेरी पत्नी बनेगी मेरे बिस्तर की रौनक। कहते हुए जोर से ठाका लगाते हुए हंसते हुए वैभव ठाकुर पर निशाना ताने उसका लॉक खोलते ट्रिगर पर जोर बढ़ा दिया कि इतने में गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी और प्रभात ठाकुर बुरी तरह बौखला गया। ये अपने साथ लेकर आए हो ना तुम इन्हें? प्रभात ठाकुर गुस्से से चिल्लाया था और वैभव ठाकुर घुटनों के बल खड़ा हुआ था। एक नामर्द को मारने के लिए वैभव ठाकुर जैसा एक ही आदमी काफ़ी है। वैभव की बात पर वो अपनी अब सच में उस पर तान गया था। अगर मैं मरा तो तुम्हें लेकर मरूंगा वैभव ठाकुर। वो अभी चला ही देता, लेकिन शिखा अपनी जगह से उठी और उसे पूरी ताकत से धक्का दे दिया। वो अपनी कलाई की आस्तीन में चाकू छुपाकर लाई थी। उसी ने उससे प्रभात ठाकुर की कलाई पर मारा था और पीछे हट गई। प्रभात ठाकुर दर्द से बिलबिलाते हुए रह गया था। वैभव ठाकुर पल भर में उसके पास पहुंचा और जो गन नीचे गिरी थी उसे उठाता उसी पर तान दिया। जबकि प्रभात ठाकुर नीचे गिरा, ये सब हैरानी से देख रहा था। उसका कोई सुरक्षा गार्ड अंदर नहीं आया था और वैभव ठाकुर ने गुस्से और नफरत से उसे देखा था। क्या हुआ? क्या गहरे शौक में चला गया? तुझे क्या लगा था चालें खेलना सिर्फ तुझे आता है? गन एक तरफ फेंकते हुए उसने जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा था और फिर वो रुका नहीं, उसे मारता चला गया, यहाँ तक कि वो लहूलुहान हो गया। शिखा एक तरफ खड़े रोते हुए ये सब कुछ देख रही थी, जबकि बाहर विष्णु ठाकुर पहुंच चुका था और उसके आदमियों ने उस अड्डे को अपने कब्जे में ले लिया था। मेरे भाई को क्यों मारा तूने, क्रूर इंसान? तुझे सरदारी चाहिए थी ना, तो ले लेता, जो चाहिए था ले लेता। मेरे भाई की जान से कीमती कुछ भी नहीं था। वैभव ठाकुर ने खुद पर काबू खोते हुए उसे एक और मुक्का मारा तो वो हंस दिया। यही तो प्रभात चौधरी नहीं चाहता था, भीख नहीं चाहता था, छीन के हासिल करना चाहता था। मरना था या फिर मार देना था। वो लड़खड़ाते हुए वहीं गिरा जहाँ पर गन पड़ी थी। इससे पहले वैभव ठाकुर उसे देखता वो उसे उठा चुका था और फिर से वैभव ठाकुर पर निशाना तान दिया और हंसते हुए कहने लगा। वैभव ठाकुर अपने कदमों पर वहीं रुक गया। प्रभात चौधरी ने गुस्से से मुंह से एक तरफ खून थूका। वो बुरी तरह जख्मी था। मुश्किल से अपनी जगह से खड़ा हुआ। इस लड़की पर मेरी पहले से नज़र थी, बहुत पहले से। मैं इसे पाना चाहता था। तूने सरदारी भी ले ली और मेरी मोहब्बत भी छीन ली।
अपने जीते जी तो तुझे ये नहीं दूंगा। बहुत चालाकी का खेल खेल के तूने उसे दृश्य से हटा दिया, और जब तुझे पता चला कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ तो तूने उससे विवाह कर लिया। प्रभात चौधरी गुस्से से चिल्लाया। शिखा ने हैरानी से वैभव ठाकुर को देखा। तो क्या शादी के पीछे यही वजह थी, जबकि वो तो कुछ और ही समझ रही थी। वैभव ठाकुर बिना पलक झपकाए उसे रक्त भरी निगाहों से देख रहा था, क्योंकि ये सच था कि वो अपने कजन, अपने मामा के लड़के प्रभात चौधरी की नीयत पहले ही जान चुका था, और इसीलिए उसने शिखा से विवाह कर लिया। पर यह नहीं जानता था कुणाल का मुजरिम भी प्रभात चौधरी ही है। मेरी हर चीज़ तुझे मिली, तू हमेशा मुझसे 2 कदम आगे चलता रहा, तू हमेशा पूरा रहा और मैं हमेशा अधूरा। आज इस लड़की को मारकर तुझे भी अधूरा कर दूंगा। ये अगर मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं होगी। अब उसका निशाना सीधा शिखा की ओर हुआ था। तो पल भर में वैभव ठाकुर उसके सामने आ गया। एक गोली चली, लेकिन वैभव ठाकुर को गोली ने छुआ भी नहीं। शिखा को अपनी छाती से लगाए वो पलटकर देखने लगा तो प्रभात ठाकुर के गन वाले हाथ पर गोली लगी थी। ये अब कलाई और हाथ पकड़े बैठा चीख चिल्ला रहा था। वैभव ठाकुर ने पलटकर उसकी ओर देखा और फिर प्रभात चौधरी से गन लेते हुए उसका मुंह खोलकर उसके मुंह के अंदर घुसा दी। उसके इस तरह आक्रामक कदम पर शिखा की चीख निकली थी। जी तो चाहता है तुझे यहीं मार दूं, पर क्या करूं, खून हो तो मेरा, भले ही दूसरे परिवार में जन्म लिया, लेकिन हो तो मेरे मामा के बेटे ही। नहीं कर सकता तुम्हें मौत के हवाले। जो तुमने किया वो मैं नहीं कर सकता, तुम्हारे जितना दरिंदा नहीं हो सकता। मैं प्रभात चौधरी नहीं हूँ। वो ऊंची आवाज़ में दहाड़ते हुए बोला कि वहाँ की दीवारें तक कांप उठीं। वैभव ठाकुर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सामने मौजूद खड़े दुश्मन को जिंदा न छोड़ता। वो तकलीफ में भी तंज करने से नहीं रुका था। यही तो वजह है कि तुम मेरी जगह कभी हो भी नहीं सकते। इसका इलाज करवाओ और इसे तहखाने में डाल दो। विष्णु को गन थमाते हुए उसने आदेश दे दिया। जी, जो आदेश सरदार। वो उसे घसीटते हुए बाहर ले गया। वैभव ठाकुर ने पीछे मुड़कर शिखा को देखा। शिखा ने उसकी कड़ी नज़रों से डरते हुए अपनी नज़रें उसके ऊपर से हटा लीं। वैभव ठाकुर ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया तो वो घबराकर उसे देखने लगी। किसकी अनुमति से हवेली से बाहर निकली थी। उसकी बाहों की नरम पकड़, लेकिन उसके लहजे की ठंडक महसूस करते हुए शिखा का दिल एक पल के लिए जोर से धड़कने लगा। वैभव ठाकुर तुमसे हिसाब घर जाकर लेगा। वो उसे कड़ी नज़र से घूरते हुए कदम बाहर की ओर बढ़ा गया। डेरे से किशोर और उसकी माँ को भी हवेली पहुंचा दिया गया था। शिखा अपने भाई और माँ से मिलकर बहुत रोई थी। भाई का बार बार चेहरा थामे उसे चूमती तो वैभव ठाकुर को कुणाल याद आ गया। वाकई शिखा ने साबित कर दिया था कि वो अपने भाई से कितना प्यार करती है, और वैभव भी तो कुणाल से कितना प्यार करता था। दोनों बहन भाइयों का प्यार देखते हुए उसे कुणाल की याद आई थी और चुपके से कुणाल की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। वो भगवान का धन्यवाद कर रहा था कि उससे पाप नहीं हुआ था। अगर वो किशोर को मार देता तो जो तकलीफ वो सह रहा था, शिखा भी सारी जिंदगी उसी तकलीफ से गुजरती। ठकुराइन को सारी सच्चाई बताने पर उन्होंने अपने होंठ से लिए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका सगा भतीजा ही उनके बेटे की मौत का जिम्मेदार निकला, जिसे उन्होंने हमेशा अपने सगे बेटे की तरह समझा था। वही उनकी पीठ में छुरा घुपा गया था। किशोर उनके पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं जानता हूँ आंटी, आप बहुत दुखी हैं, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कुणाल को नहीं मारा मैंने। वो मेरा दोस्त था, मेरा भाई था, मेरी जान। काश उस वक्त वो गोली मुझे लग जाती और कुणाल बच जाता। वो अपने आंसू रोकते हुए बोला तो ठकुराइन जी ने उसके गाल पर हाथ फेरा। बस बेटा, शायद भगवान ने उसकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, तुम मेरे कुणाल के दोस्त हो। मुझे तुम में भी अपना कुणाल नजर आता है। मेरे पास आते जाते रहना बच्चे। वो उसका हाथ थामे अपने आंसू रोकते हुए बोली। तो किशोर ने उनके हाथ चूम लिए। आप मेरे लिए मेरी माँ की जगह हैं वैभव ठाकुर। इस बच्ची को विवाह करके लाए होना तो उसे उसका स्थान भी देना। जाने अनजाने में अगर तुम्हें तकलीफ दी तो बच्चे माफ़ कर देना। वो शिखा को देखते हुए बोली। तो शिखा उनके पास जाकर बैठते हुए उनका दूसरा हाथ थाम गई। मुझे कोई गिला नहीं आपसे आंटी। वैभव ठाकुर की नज़र उसकी ओर उठी तो सिर ना में झटका। दोनों भाई बहन उसकी माँ को काबू किए बैठे थे। एक कुणाल के जाने पर भगवान ने उसकी माँ को और रिश्तों से जोड़ दिया था, लेकिन कुणाल के जाने का गम कभी ख़त्म नहीं हो सकता था। वैभव ठाकुर ने चुपके से अपनी आंख में आए आंसुओं को पोंछा था। इस बात को 1 हफ्ता हो चुका था। हवेली का एक हिस्सा
किशोर और उसकी माँ के लिए अलग कर दिया गया था और अब वो लोग हवेली में ही रहने लगे थे। किशोर अपना ज़्यादातर वक्त ठकुराइन के साथ ही बिताता था और शिखा भी उनका बहुत ख्याल रखती। वैभव ठाकुर हालांकि इतने दिनों से घर नहीं आया था, वो डेरे पर था। विष्णु ठाकुर और मयूरी के रिश्ते के बारे में नीलेश मामा से बात करके उन्हें मनाया और उनका विवाह करवा दिया। नीलेश मामा अपने बेटे के करतूतों के बारे में जानकर चुप हो गए थे। उन्हें अपने बेटे से इतनी घिनौनी हरकत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो वैभव ठाकुर से ये न कह सके कि उसे माफ़ कर दे और उसे छोड़ दे। ये कुणाल ठाकुर के साथ ज्यादती होती। उनके लिए इतना ही बहुत था कि वैभव ठाकुर ने उसे जान से नहीं मारा था। भले भले प्रताप प्रभात चौधरी उसकी कैद में था, लेकिन जिंदा तो था ना, इसीलिए वो चुप हो गए थे। रात के 12 बजे वो हवेली लौटा तो सीधे कमरे में घुस गया। वो पहले शावल लेना चाहता था। शावल लेकर बाहर निकला तो बिस्तर की ओर नजर उठी। उसे लगा कि उसका भ्रम है। उसके बिस्तर पर वो पूरे अधिकार से गहरी नींद सो रही थी। उसे लगा था वो अपनी माँ के पास सोएगी, लेकिन उसे यहाँ देखकर उसे खुशखबर हैरत हुई थी। एकदम से सारी थकावट जैसे कहीं दूर सो गई थी। वो धीरे धीरे उसके पास आता उसके पास लेट गया। उसके बिखरे सुनहरे बालों को कानों के पीछे किया तो वो कसमसाकर वैभव ठाकुर की ओर करवट ले गई और फिर उसके इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट दी। वो नींद में उसके करीब होती वैभव ठाकुर के जज्बातों में आग लगा गई। वैभव ठाकुर को अपना दिल जोर जोर से धड़कता महसूस हुआ। वो पीछे होता उसे अपने सीने पर लिटाते हुए अपनी बाहों में भर गया। शिखा की अचानक ही आंख खुल गई। अपने सामने वैभव ठाकुर को देखती वो अपनी आंखें पूरी तरह फैला गई। उसकी आंखों का सुनहरीपन देखते हुए वैभव ठाकुर अपने होंठ का एक कोना दांतों तले दबा गया। वैभव ठाकुर, वो उसे उसके नाम से पुकार रही थी और यहीं पर वैभव ठाकुर की बस हो गई और वो उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसे बिना संभलने का मौका दिए उस पर घटा बनकर छा गया। शिखा की कमजोर सी प्रतिरोध नज़रअंदाज करते हुए वो उस पर अपने प्यार की तीव्रताएं निछावर कर गया। मेरा सांस, वो जरा सा सरका कि वो बोली, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, और सांस भी रुकने लगा। वो उसके ब्लाउज की डोरियों को खोलता हुआ मदहोश लहजे में बोला तो शिखा ने शिकायती अंदाज में उसे देखा। क्या हुआ? खुमार भरे लहजे में पूछा। आपने मुझे थप्पड़ मारा था, शिखा ने होंठ भींचते हुए कहा। मेरा थप्पड़ याद है, अपने शब्द याद नहीं। वैभव ठाकुर ने उसे घूरा और उसका ब्लाउज नीचे गिरा दिया तो वो पलकों को झुका गई। अपने लिए आगे कुछ भी गलत बोला तो फिर से इन गालों को सजा मिलेगी। वो उसके गालों पर अपने दांतों से काट गया था तो शिखा सिसकी, ये वाली सजा कैसी है? अब वो शिखा के हुक खोलते उसके नरम खूबसूरत धड़कनों में खो गया था और शिखा की जान होठों पर आ गई। वैभव ठाकुर की संगत, उसकी मोहब्बत, उसका अतुलनीय प्यार बन गई थी और वो बहुत खुश थी। मुश्किल से ही सही, लेकिन ज़िंदगी अब आसान हो गई थी। दोस्तों, आज की हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ। नए आने वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। हर दिन एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी सभी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। जो बात मैं बचपन से सुनती आ रही थी, आज वह सच साबित हो गई थी कि पठान औरतें बस एक हिस्से की ही शौकीन होती हैं, चाहे वह औरत कुंवारी हो या शादीशुदा। मैं जवान हुई तो अपनी अम्मी की शक्ल पर चली गई। मेरी अम्मी खूबसूरत थीं और भारी शरीर की थीं। इसी तरह मेरा जिस्म भी छोटी उम्र में ही शादीशुदा औरतों जैसा ही हो गया था। मैं पीछे से काफी मोटी थी। जब चलती तो लोगों की निगाहें मेरे पिछले हिस्से पर जमी रहती। एक दो दफा तो मैंने नहाते हुए शीशे में गौर किया तो पता चला कि सच में पीछे से काफी मोटी हूँ। जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसके सामने एक पठान लड़का रेहड़ी पर कुछ चीजें बेचता था। एक दो दफा उसके पास से गुजरी तो मैंने महसूस किया उसकी नजरें दूसरे मर्दों की तरह पिछले हिस्से पर होती हैं। यहाँ तक कि जब तक मैं कॉलेज के अंदर न चली जाती वह मुझे देखता ही रहता। वह बहुत खूबसूरत था, लेकिन अभी बहुत कम उम्र का था। उस पठान लड़के के मुकाबले में मेरी उम्र काफी बड़ी थी। धीरे धीरे मैंने एक दो बार उससे कोई चीज लेकर खाई तो उससे मेरी दोस्ती हो गई। बाद में पता चला कि वह यतीम है और अपने बहन भाइयों का पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा है। मुझे उस पर बहुत तरस आता था। मैं रोज उससे कोई ना कोई चीज लेकर खा लेती। एक दिन मैंने बातों बातों में उससे जिक्र किया कि क्या सच में पठान इस हिस्से के शौकीन होते हैं।
तो वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला कि अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे साथ दिन चलकर देखें। मैं उसके साथ काफी फ्री हो गई थी, बिना झिझक उसके साथ बातें करती थी। उसके बार बार इसरार पर मैंने जाने का फैसला कर लिया। मैं जानती थी कि वह उम्र में मुझसे काफी छोटा है, वो चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उस दिन कॉलेज से छुट्टी हुई तो मैं उस पठान लड़के के साथ चली गई। मैंने कहा कि पहले मुझे दिखाओ तो फिर मैं तुम्हारी बात मानूंगी। उसने बिना झिझक अपनी इलास्टिक वाली निक्कर नीचे कर दी तो मेरी हंसी छूट गई, क्योंकि मेरी उंगली जितनी थी। उसने मुझे सोफे पर पोजीशन बनाने को कहा। मैं पोजीशन बनाकर उसका इंतजार करने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे दर्द की वजह से मेरी चीख निकल गई जब उसने सूखे ही हम कॉलेज से वापस आ रहे थे। इरम जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर उस पठान लड़के की दुकान पर ले गई थी जो बताशा बनाकर बेचा करता था। इरम ने कहा, सुनो भाई, हमें 2 बताशे तो बनाकर दो। अच्छा बाजी, अभी बना देता हूँ, बस 2 मिनट में। मैं बोली, नहीं, 1 मिनट में बनाओ। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। इरम गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी थी। मैंने उसके कान में कहा, सुना था यह सिर्फ शादीशुदा औरतों को ही बताशा बेचता है। मैं तो शादीशुदा नहीं हूं। वह मुझे गुस्से से घूरने लगी। क्या मतलब है नादिया तुम्हारा? क्या मैं शादीशुदा दिखाई दे रही हूं इसको? कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम भी ना। मत खाओ तुम। इरम एक बताशा लेकर वहीं से चल पड़ी थी। अच्छा अच्छा, मेरी बात तो सुनो यार, मैं तो तुमसे बस मजाक कर रही थी। मैं इरम के पीछे पीछे जाने लगी थी और उसे छेड़ने लगी थी। कुछ ही देर में इरम भी हंस पड़ी थी। हम दोनों आधे रास्ते तक साथ रहे, फिर अपने अपने घर की तरफ चल पड़ी थीं। हम दोनों का घर थोड़े फासले पर ही था, इसलिए जल्दी पहुंच गई। अगले रोज इरम बहुत ही चुपचाप और खामोश ही दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, क्या बात है इरम? मुझे बहुत ही उलझन सी होने लगी थी। इरम इस तरह चुपचाप खामोश, जबकि वह तो एक शोक चंचल सी लड़की थी, कहने लगी, कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सर दर्द सा हो रहा है कल से मुझे। मैंने कहा, चलो हम तुम्हारा चेकअप करवा लेते हैं। अरे नहीं यार, मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसे ही गर्मी की शिद्दत से हो रहा होगा। आजकल मौसम भी थोड़ा गर्म है। हाँ, ठीक कह रही हो सकता है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। कॉलेज से वापसी पर मुझे बहुत ही हैरत होने लगी थी कि आज तो इरम ने बताशा खाने की भी बात नहीं की, नहीं तो वह रोज ही मुझे जोर जबरदस्ती करके वहां ले जाती थी। मेरे लाख मना करने पर भी मैं और इरम घर जा ही रहे थे कि अचानक इरम की तबीयत बिगड़ने लगी और वह चकरा कर गिरने लगी थी। मैंने सोचा, इसे घर तक छोड़ देती हूँ। यह इस हालत में भला घर अकेले कैसे जाएगी? मैं इरम के घर उसे छोड़ने चली गई थी। रास्ते में मैंने 2 डेढ़ उम्र की औरतों को उसी पठान की दुकान की तरफ जाते हुए देखा और वह लोग जाकर कहने लगीं, भाई, हम शादीशुदा औरतें हैं, हमें तो बताशा दोगे ना आप? वह मुस्कुराने लगा और हाथ बढ़ाकर उसने 2-4 बताशे दे दिए थे और वह हंसती हुई चली गई थी। मैं थोड़ी ही देर में इरम को लेकर उसके घर पहुंची तो उसकी अम्मी फौरन ही इरम को देखकर घबराने लगीं। हाय मेरी बच्ची, क्या हुआ है? कहीं तो आज भी? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। वह जल्दी से इरम को बिस्तर पर लिटाकर मेरे साथ बाहर आईं और कहने लगीं, बेटा कुछ ठंडा लाऊं तुम्हारे लिए? मैंने कहा, अरे नहीं नहीं आंटी, बस ठीक है, मुझे भी देर हो रही है। और शुक्रिया बेटा तुम्हारा, जो तुमने आज इरम को यहाँ घर तक छोड़ दिया, नहीं तो कल तो हम सब लोग परेशान हो गए थे। इरम तो रास्ते में ही बेहोश हो गई थी और उसे कुछ लोगों ने यहाँ शाम में घर लाकर छोड़ा था और बताया कि आपकी बेटी रास्ते में ही बेहोश हुई थी और उसे हम लोग हॉस्पिटल ले गए थे। मैं तो यह सब सुनते ही चौंक पड़ी थी। कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो गया था और इरम की तबीयत भी ठीक हो गई थी। वह और मैं अब खुशी खुशी कॉलेज जाने लगे थे, मगर मेरे सामने ऐसी सुनी सुनाई बातें आ रही थीं कि सभी लोगों को हैरानी होने लगी थी। उन दिनों अचानक हमने टीवी पर न्यूज़ देखी कि 16 साल के पठान लड़के की दुकान से जिन जिन कुंवारी लड़कियों ने बताशा खाया, वह गर्भवती हो गई हैं, जबकि वह लड़का तो सिर्फ शादीशुदा लड़कियों को ही बताशा बेचा करता था। यह खबर बहुत ही चौंका देने वाली और अजीबोगरीब थी। हम सभी घर में बैठे एक साथ यह खबर देख रहे थे। मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि शायद ये उसी लड़के की बात कर रहे थे जो अनारकली रोड पर बताशे बेचता है। मगर वह तो मैंने भी यह खबर सुनकर होने लगी थी। मगर दूसरी तरफ अब्बा ने टीवी बंद कर दिया था कि यह कैसी बेहयाई जमाने में फैल रही है। भला यह कोई खबर है टेलीविजन पर देने की? और यह बातें सब झूठी हैं।
ऐसा कहीं नहीं हुआ। अम्मी ने फौरन ही नजरें झुका ली थीं। भला यह सब खबरें कोई टीवी पर बताता है क्या? और अजीबोगरीब हरकतें दिखाई जा रही हैं। अम्मी और बाबा बहुत ही तसल्लीबख्श थे कि यह सब महज एक अफवाह है या फिर झूठी खबर, क्योंकि उस वक्त कोई भी तस्वीर और वीडियो नहीं आई थी, सिर्फ सनसनी सी खबर बताई गई थी। और दूसरी तरफ मेरे दिल में एक डर पैदा हो गया था, क्योंकि इस बारे में क्या था मैंने पहले ही सुन रखा था, और आहिस्ता आहिस्ता ये खबर फैलती ही जा रही थी। और मुझे हैरत इस बात की थी कि अब तक न्यूज़ पर कोई वीडियो या तस्वीर क्यों नहीं दिखाई गई, और फिर अगर यह बात सच है तो उस कॉलेज का नाम क्यों अब तक सामने नहीं आया, और पुलिस कहाँ है? तो ये सब कुछ होने से रोक ही नहीं रही। मगर यह सब कैसे मुमकिन हो सकता है? भला बताशा खाने से कोई लड़की गर्भवती कैसे हो सकती है? ऐसा भी क्या इसमें? मैं और इरम इस बारे में कैंटीन में बैठे बात कर रहे थे कि इरम हंस पड़ी और बोली, यार बताशा तो मैंने भी खाया है। अगर वह वही बताशा है तो अब तक तो मुझे गर्भवती हो जाना चाहिए था। यार तौबा करो, अल्लाह न करे ऐसा हो। मैं घबराते हुए इरम को डांट रही थी, मगर इरम ने फिर से हंसी मजाक शुरू कर दिया था। यार फिर तो उस लड़के को बांझ औरतों का इलाज सबसे पहले करना चाहिए अपने बताशे से। इस तरह वह बहुत पैसे कमाएगा और औरतों का भी भला हो जाएगा। और तुम भी ना यार, कभी तो किसी बात को गंभीरता से ले लिया करो। हर बात मजाक में अच्छी नहीं लगती। नादिया यार छोड़ो ना, चलो आज हम फिर से बताशा खाने चलते हैं और देखते हैं वहां जाकर कुछ मालूम होता है क्या। क्या वही पठान लड़का और वही बताशे की दुकान की खबर बताई जा रही है, या फिर कहीं और की है? मगर मेरे जहन में यह बात बिल्कुल सीधी साफ थी कि वह उसी दुकान की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन वह औरतें जो खुद को उस लड़के को शादीशुदा बता रही थीं और जोर जोर से हंस रही थीं, और वह लड़का भी उन्हें बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था। मगर उस वक्त यह बात इरम को बतानी मुनासिब न थी। हम दोनों अपने अपने घर को चल पड़ी थीं, और सारी रात मुझे सिर्फ और सिर्फ इरम की फिक्र थी कि भला वह ठीक है भी या नहीं। मैंने फौरन ही उसे फोन किया। वह हंस रही थी। बस कर दे यार, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और जैसा तुम सोच रही हो वैसा हरगिज नहीं है। मैंने सोचा शायद इरम ठीक कह रही है। मैंने बेवजह ही जहन पर यह सब कुछ सवार कर लिया है। शायद मैं ही इन सब के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मैं भी आराम से बेफिक्र होकर सुकून से सो गई थी। और अगले दिन जब हम लोग कॉलेज पहुंचे तो चारों तरफ एक अफरा तफरी का माहौल था और लोगों की भीड़ जमा थी। अल्लाह रहम करे, अचानक कॉलेज में ये सब क्या हो रहा है? हम लोग अंदर जाने ही वाले थे कि हमारी नजर मीडिया के लोगों पर पड़ी, जो पिछले दिनों से गैर हाजिर लड़कियों की जानकारी कर रहे थे, जिसमें अफशां और भी थी जो हमारी ही क्लास फेलो थी। वह भी चंद दिनों से कॉलेज नहीं आ रही थी। मगर मीडिया के जरिए जब हमने कुछ लड़कियों के नाम के साथ अफशां और किरण का नाम सुना तो हमारे तो होश ही उड़ गए थे। ये सब मीडिया का कहना था कि इन लोगों की गैर हाजिरी की वजह वही है कि वह तमाम लड़कियां ही गर्भवती हो गई हैं, और उनके वालिदैन बदनामी के डर से यह खबर छुपाकर अपनी लड़कियों को घर में ही छुपाकर रख रहे हैं। मगर ऐसा बिल्कुल गलत है। ये सब छुपाना बिल्कुल सही नहीं है। मैं और इरम बहुत ही परेशान होने लगे थे। भला अब भी हम लोग इस खबर पर यकीन कर सकते हैं या फिर नहीं? अब भी यह कहा जा सकता है कि यह खबर झूठी है या अफवाह है? अब तो बस एक ही रास्ता था। इरम फौरन ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आई थी, क्योंकि आजकल जैसी घमाघमी और बदनामी के डर से बंद कर दिया गया था। और इरम मुझे कहने लगी, चलो यार, हमें फौरन ही अफशां और किरण के घर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि यह सब क्या वाकई हकीकत है या महज सिर्फ अफवाह है। मैं और इरम फौरन ही अफशां के घर चले आए थे, मगर वहां तो ताला लगा हुआ था। हम दोनों बहुत ही फिक्रमंद होने लगे थे। हमने मोहल्ले वालों से पता किया तो मालूम हुआ कि उनकी लड़की पर असर का मामला हो गया था, और वह लोग यहाँ से कुछ दिनों के लिए अपनी लड़की को इलाज के लिए किसी मजार पर ले गए हैं। मैं हैरतजदा होने लगी। मैंने और इरम ने फौरन ही किरण के घर की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए, और देखा तो हम लोग चौंक पड़े थे। उसके घर पहुंचकर हम दोनों ही एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे कि उसके वालिदैन के चेहरे से झूठ साफ जाहिर हो रहा था। वह कह रहे थे कि किरण अपने मामू की बेटी की शादी में उनके घर रहने गई है, जबकि किरण शायद घर में छुपी हुई थी। वापसी पर हमने घर से बाहर आते वक्त उसकी आवाज सुनी कि वह अपने ही वालिदैन पर गुस्सा करने लगी थी। बाबा, आप लोगों ने मेरी दोस्त से झूठ क्यों बोला? जबकि मैं और इरम ने फौरन ही खिड़की से झांक कर देखा तो किरण खड़ी अपने वालिदैन से सच छुपाने पर लड़ रही थी।
उस पर नजर पड़ते ही हमारे होश ही खता हो गए थे। वह तो पेट ली खड़ी थी। इरम और मैं एक दूसरे को देखने लगी थी कि किरण तो वाकई उम्मीद से थी, मगर उसके वालिदैन आखिर ये सब कुछ क्यों छुपा रहे थे। मुझे और इरम को मालूम हुआ था कि अक्सर हमारे कॉलेज की लड़कियां वहां उस अनारकली रोड से बताशा खाने जाती थीं और उस पठान लड़के से खूब मजे ले लेकर उसे छेड़छाड़ करती थीं। कहीं ये सब उस लड़के ने तो नहीं, मगर वह तो उस वक्त तकरीबन 16-17 साल का होगा। भला वह यह सब शर्मनाक हरकत क्यों करेगा। इरम और मैं उस लड़के पर नजर रखने के लिए एक प्लान बनाने लगे थे, जिस पर हमें पहले से ही अमल करना था। रास्ते पर हमने वापसी में देखा तो वह लड़का अब भी वहीं ठेला लगाकर बताशे बेच रहा था। हम दोनों फिर से हैरतजदा हो गए थे कि अब तक इतना कुछ हो गया है, फिर भला इसे क्यों पुलिस नहीं गिरफ्तार कर रही। ये तो अब भी खुलेआम अपने बताशे लोगों को बेच रहा है। और दूसरी तरफ मीडिया पर जो नई बात बताई जा रही है कि यह लड़का सिर्फ शादीशुदा औरतों को ही बताशा बेचता है, फिर क्यों उसने यह बताशे कुंवारी लड़कियों को दिए। मगर कल हम दोनों को ही अपने प्लान के तहत शादीशुदा बनकर उसके पास जाना था और मामले की तह तक पहुंचना था कि आखिर क्या यह बात सच है और क्या झूठ है। सारी रात मैं इसी फिक्र में जाग रही थी और अम्मी बाबा ने तो पहले ही मुझे अगले दिन से कॉलेज जाने से इनकार कर दिया था, जब से उन लोगों ने टीवी पर खबरों में हमारे कॉलेज की खबरें सुनी थीं। मगर मेरा और इरम का कल मिलना बहुत जरूरी था और मुझे कैसे भी करके अम्मी और बाबा को अपने कॉलेज के लिए मनाना था। मैंने बहाने से कहा, अम्मी बाबा मुझे प्लीज कॉलेज जाने दें। अब तक तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने सारा मामला रफा दफा कर दिया होगा। हमारा जाना जरूरी है। हमारे इम्तिहान होने वाले हैं, जरूरी लेक्चर चल रहे हैं। बाबा बहुत ही गुस्सा करने लगे थे, मगर मैंने कहा, बाबा हो सकता है यह सारा मामला झूठा साबित हो और यह सब अफवाह ही हो। आपने ही तो कहा था उस दिन। और फिर भला हम लोगों को इस बात से क्या लेना देना, हम तो सिर्फ पढ़ाई के लिए घर से जा रहे हैं। बाबा कहने लगे, वह सब मैं नहीं जानता, मगर तुम लोग जमाने को नहीं जानती। इस तरह हमारी बदनामी का बाइस बनता है। जवान लड़कियों का नाम इस तरह गलत से लिया जाता है, फलां की बेटी यह, फलां की बेटी यह। जमाना जरा देर नहीं लगाता और जवान लड़कियों की इज्जत पर भी जरा आंच आ जाए तो क्या गुजरती है। फिलहाल मैंने उस वक्त तो बाबा और अम्मी को कॉलेज के लिए मना ही लिया था और उन लोगों ने मुझे इजाजत भी दे दी थी। अगले रोज मैं कॉलेज पहुंची तो मामला अब भी बेहतर नहीं था। मीडिया की गाड़ियां अब भी बाहर ही खड़ी थीं और कुछ लोग बातचीत के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस चले गए थे। मैंने इरम के इंतजार में आज सारा दिन ही निकाल दिया था, मगर इरम तो आई ही नहीं थी। मैंने सोचा हो सकता है टीवी खबरों के चलते उसके भी वालिदैन ने उसे कॉलेज न आने दिया हो। चलो इस प्लान को हम लोग कल अंजाम देंगे। मैं भी जल्द ही घर चली गई थी कि मेरे अम्मी अब्बा पहले ही बहुत फिक्रमंद हैं। उसी रोज कुछ ऐसा हुआ कि मैं दंग ही रह गई थी कि मेरे मोबाइल पर इरम का फोन आने लगा। मैंने हड़बड़ाकर उठाया तो उसकी माँ बहुत रो रही थी कि बेटा इरम तो अब तक कॉलेज से घर नहीं आई, तुम्हें कुछ मालूम है। मैंने कहा, मगर आंटी वह तो आज कॉलेज ही नहीं आई थी, फिर कैसे। वह भी डर गई थी और इरम के बाबा को बताने लगी। इरम के बाप ने कहा कि वह आज कॉलेज ही नहीं आई थी। यहाँ मैं बहुत ही परेशान होने लगी थी और दूसरी तरफ इरम के माँ बाप भी बहुत डरे और सहमे हुए थे जब मैं उनके घर उनसे मिलने चली गई थी। कुछ ही देर बाद मीडिया के जरिए यह बात सामने आ गई थी कि उस लड़के की दुकान पर छापा मारा गया है और उसे फौरन ही गिरफ्तार कर लिया गया है। वह लड़का उन लड़कियों को बेहोश करके उनके साथ गलत काम करता था। मगर जिस वक्त यह खबर दिखाई गई थी तो पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया था। मेरी तो आंखें ही फटी रह गई थीं कि यह तो 16-17 साल का लड़का था जिसकी दुकान से हम लोग बताशा खरीदने जाते थे। इरम के गायब होने के पीछे भी इस लड़के का हाथ तो नहीं। अगले 5 दिनों तक मैं यूं ही परेशान रही, मगर अब तक इरम का कुछ पता नहीं चला था और वह अब तक लापता थी और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। मैंने फौरन ही किसी को बिना कुछ बताए पुलिस स्टेशन पहुंची और मैंने अपना नाम बताए ही मुंह पर कपड़ा डालकर मैंने उस लड़के के खिलाफ बयान दिया कि ऐसे ऐसे मेरी दोस्त आज 10 दिनों से लापता है और मेरा मानना है कि इसके पीछे भी इसी लड़के का हाथ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी। उम्मीद है कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।